हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं आज जोफ्रे चौसर के बारे में। जोफ्रे चौसर के बारे में मैं आज को आपको कंप्लीट उनकी बायोग्राफी और उनके जो वर्क्स हैं वो सब कंप्लीट करवाऊंगी। लेक्चर लंबा होने वाला है तो कृपया इसको अच्छे से ध्यान से देखना और सुनना। तो हम कंप्लीट बायोग्राफी डिस्कस जा रहे हैं जोफ्रे चौसर की। तो स्टार्ट करते हैं। अब पता होगा इनका जो जन्म हुआ था 1343 में। ठीक है, आप लर्न कर सकते हैं 3 बीच में 4, 1 को स्किप करके, क्योंकि 1 तो होगा ही, तो 3 एंड बीच में 4, ये इसका क्या आप लर्न कर सकते हैं। और इनकी जब डेथ हुई थी उसको लर्न करना आसान है, 1400। ठीक है, तो जोफ्रे चौसर वॉज बोर्न अबाउट 1343 इन द विंटर स्टेट, यानी कि जो विंटर स्टेट है उनके अंदर इनका जन्म हुआ था। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत कुछ मैं इस लेक्चर में लेके आई हूँ आपके लिए, कंप्लीट इनके जो वर्क हैं और जो कंप्लीट बायोग्राफी है उसके बारे में। सो कॉल्ड बिकॉज वाइन मर्चेंट लिव्ड एंड इन लंदन वॉलेट सिटी। ठीक है, तो भाई इनका जन्म कब हुआ था? 1343 में हुआ था। कहाँ हुआ था? विंटर स्टेट में हुआ था। सो कॉल्ड बिकॉज वाइन मर्चेंट लिव्ड, क्योंकि यहाँ पर कौन रहते थे? वाइन मर्चेंट रहते थे और यहाँ पर काम करते थे। लंदन वॉल्ड सिटी, कहाँ पर? लंदन की वॉल्ड सिटी में। हिज फादर वॉज ए प्रोस्प्योर वाइन मर्चेंट, उनके जो पिता थे वो भी क्या थे? एक धनी शराब बेचने वाले थे, यानी कि शराब के व्यापारी थे। हु माइट हैव सप्लाइड द सेलर ऑफ द किंग एडवर्ड थर्ड। अब इनके टाइम पे कौन थे भाई? एडवर्ड थर्ड थे। इन 3 राजा आए थे, हम पहले एडवर्ड थर्ड का वर्णन कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनके जो सेलर हैं उसके अंदर उसके पिता क्या करते थे? सप्लाई करते थे, वाइन की सप्लाई करते थे। देयर फॉर वॉज एबल टू ब्रिंग हिज सन टू रॉयल नोटिस, और इसीलिए यानी कि जब उनके पिता कहाँ पर रॉयल राजा के सेलर के अंदर दारू की सप्लाई करते थे, इसीलिए वो योग्य हो पाए अपने बेटे को राजा के नोटिस में लाने में। यानी कि अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आता है कि रॉयल कोर्ट में कैसे पहुँचे चौसर? तो उनके पिता की वजह से पहुँचे, क्योंकि उनके पिता वहाँ पर दारू की सप्लाई करते थे, वाइन की सप्लाई करते थे, इसीलिए वो चौसर को भी इंट्रोड्यूस करवा पाए वो राजा से, यानी रॉयल कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है एट ए यंग एज चौसर सर्व्ड एज ए पेज टू एलिजाबेथ काउंटेस ऑफ अल्स्टर एंड वाइफ ऑफ लायनन एडवर्ड थर्ड सन। अब क्या था, जो चौसर थे वो किसकी? वो एज पेज क्या सर्व करते थे? पेज सर्व करते थे। एलिजाबेथ जो काउंटेस थी अल्स्टर की, और जो वाइफ थी किसकी? जो एडवर्ड थर्ड का जो तीसरा बेटा है लाइनोन। तो लाइनोन की क्या थी वो? कि जो उनकी वाइफ थी उनके थर्ड बेटे की, यानी कि एडवर्ड के थर्ड बेटे लाइनन की जो वाइफ थी उसको पेज सर्व करने का काम करते थे कौन? चौसर। दिस वॉज ए कन्वेंशनल अरेंजमेंट, यानी कि परंपरागत अरेंजमेंट थी, इन विच सन ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड वर प्लेस्ड इन द रॉयल सर्विस सो दैट दे कुड ऑब्टेन ए कोर्टली एजुकेशन। यानी कि ये जो चौसर थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो ये इस टाइम पर ये क्या होती थी? परंपरागत अरेंजमेंट होती थी। कैसी अरेंजमेंट होती थी कि जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के जो बच्चे हैं इन रॉयल सर्विस, वो वर प्लेस्ड, वो रॉयल सर्विस के अंदर रख लिए जाते थे। ठीक है, यानी राजा की सर्विस में के काम के लिए रख लिए जाते थे, सो दैट दे कुड ऑब्टेन एक कोर्टली एजुकेशन, जो यानी कि जो कोर्ट की एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। आफ्टर दैट देखते हैं, चौसर प्राइमरी obtained his education at the court and learned French and Latin there। चौसर ने जो उनकी प्राइमरी obtained his education, जो प्राइमरी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी कोर्ट में, एंड लर्न, और फ्रेंच और लैटिन भी उन्होंने यहीं से सीखी थी। ठीक है, कोर्ट से ही उन्होंने अपनी प्राइमरी जो स्टार्टिंग वाली एजुकेशन थी वो प्राप्त की, और यहीं से उन्होंने फ्रेंच और लैटिन भी सीखी थी। ठीक है, 1359 एट द एज ऑफ 19, यानी कि 19 साल की एज में ही कम्पनीड लियोनिन। आपको पता है ये थर्ड सन है किसका?
क्या राजा का जो बेटा है ड्यूक ऑफ द क्लैरेंस उन्हें मिलिट्री कैंपेन टू फ्रांस, यानी कि जो ये राजा का लड़का है लियोनेन, जिसकी वाइफ को एलिजाबेथ को ये पेशरव करने का काम करते थे, अब उनके साथ इनको कहाँ भेजा गया, फ्रांस के यानी कि कैंपेन पर भेजा गया। कहाँ पर, फ्रांस में। वेयर ही वॉज टेकन प्रिजनर, जहाँ पर उनको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया, यानी पकड़ लिया गया। कहाँ गए थे ये, 19 साल की एज में जो लियोनेन है। सो ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है क्योंकि ये कुछ वर्ड ही इतने डिफ़िकल्ट हैं। सो ही अकम्पनीड लियोनेन द ड्यूक ऑफ द क्लियरेंस, यानी कि जो लियोनेन राजा का पुत्र था जिसके कोर्ट में काम करते थे, उनके जो बेटे थे उनके साथ ये कहाँ पर गए थे, फ्रांस के कैंपेन पर इनको भेजा गया था, जहाँ पर इनको प्रिजनर, जहाँ पर इनको कैद कर लिया गया था। Chaucer's value in the royal family can be ascertained from the fact that English King Edward III, अब क्या था, इंग्लिश किंग जो एडवर्ड थर्ड था उनके बेटे के साथ इनको भेजा गया था फ्रांस में, तो वहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था। अब इनको देखो किसने छुड़वाया, राजा ने छुड़वाया। अब देख यहाँ कह रहा है कि चौसर की जो वैल्यू है राजा की फैमिली में इस बात से आकी जा सकती है दैट इंग्लिश किंग एडवर्ड थर्ड पेड ए रैंसम फॉर हिज रिलीज, यानी कि जो किंग थर्ड थे उन्होंने फिरौती दी और उसको रिलीज करवाने के लिए। यानी कि नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं जो राजा की सर्विस में काम करते हैं और उनको कौन छुड़वाता है अगर वो पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चौसर की वैल्यू का पता चलता है क्योंकि चौसर को एडवर्ड थर्ड ने पैसे देकर छुड़वाया था। आफ्टर हिज रिलीज चौसर वॉज ट्रांसफर्ड टू, अब उसके बाद जब वहाँ से रिलीज होके आ गए कौन, चौसर वाज ट्रांसफर्ड टू द किंग ओन सर्विस, तो ट्रांसफ़र को किंग की खुद की सर्विस में, यानी कि उन्होंने अपनी खुद की सर्विस में उनको ट्रांसफ़र कर लिया। एंड प्रोमोट टू द रैंक ऑफ एस्क्वायर, और यहाँ पर एक पदवी का नाम है जो उनके वहाँ होती थी, तो उनको एस्क्वायर के रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिया गया। एडवर्ड थर्ड लेटर सेंट हिम ऑन डिप्लोमेटिक मिशन, अब एडवर्ड थर्ड उनको जो कूटनीतिक उनके मिशन होते थे वहाँ पर भेजते थे। कहाँ पर, फ्रांस में, जियोने में, फ्लोरेंस में, इनमें भेजा। अब यात्रा करते रहते थे चौसर, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक कैंपेन के ऊपर भेजा जाता था राजा के द्वारा, और इसका फ़ायदा उनको कहाँ हुआ, उनको अपने वर्क्स में हुआ, यानी कि जो विभिन्न तरह के जगह से उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया वो उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया। ही ट्रेवल्स, अब देखो, ही ट्रेवल्स एक्सपोर्ट हिम टू द वर्क ऑफ ऑथर सच एट दांते, बकाशियो एंड फ्रॉइसार्ट, यानी कि जो ये दांते, बकाशियो, फ्रॉइसार्ट, इनके जो वर्क थे, ठीक है, इनके जो वर्क थे उनसे ट्रैवल, यानी कि इस ट्रैवल से वो उनके इन सब के वर्क से क्या हुए, परिचित हुए। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। अराउंड 1366, अब 1366 में चौसर मैरिड फिलिपा डे रॉइट। अब फिलिपा डे रॉइट के साथ चौसर की शादी हो जाती है, डॉटर ऑफ द फ्लेमिश सर गैलिस डे रॉइट, यानी कि वो किसकी डॉटर थी, फ्लेमिश सर गैलिस डे रॉइट की। फिलिपा रिसीव्ड एन एनविटी, एनविटी होता है तनख्वाह, फ्रॉम द क्वीन कंसोर्ट ऑफ एडवर्ड थर्ड, यानी जो क्वीन कंसोर्ट एडवर्ड थर्ड थी उससे फिलिपा को क्या मिलती थी, यानी वो भी उनकी सेवा में लगी हुई थी, उनकी वाइफ की सेवा में, तो उनसे उनको पैसे मिलते थे, यानी कि उनको पेंशन मिलती थी हर सिस्टर, और जो उसकी सिस्टर, किसकी, उसकी वाइफ की सिस्टर, वाज फॉर मैनी ईयर्स द मिस्ट्रेस, वो कई साल तक मालकिन रही, एंड लेटर द थर्ड वाइफ ऑफ द जॉन ऑफ गॉन्ट, और जॉन ऑफ गॉन्ट की थर्ड वाइफ बनी। अनदर ऑफ द सन एडवर्ड थर्ड, अब ये एडवर्ड थर्ड का क्या था, दूसरा सन था। एडवर्ड थर्ड का पहले सन का जिक्र हम कर चुके हैं जिनके साथ वो फ्रांस की यात्रा की थी उन्होंने, ठीक है, और सेकंड जो उनका सन है जॉन ऑफ गॉन्ट, ठीक है, उसकी वाइफ कौन थी, उसकी वाइफ थी इनकी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अनदर ऑफ द सन एडवर्ड एंड पावरफुल पैटर्न, और जो क्या था, एक पावरफुल यानी शक्तिशाली संरक्षक था। थ्रू दिस कनेक्शन चौसर बिकेम जॉन ऑफ गॉन्ट किंग्स मैन, और इस तरह से जो चौसर है वो क्या बन गया, वो राजा का मैन बन गया, किसका,
जॉन ऑफ गॉन्ट का। अब देखो क्या था, जो जॉन ऑफ गॉन्ट है, ठीक है, वो राजा का दूसरा बेटा था। तो उनकी वाइफ थी लंकेस्टर, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, डचेज ऑफ लंकेस्टर, जिनके ऊपर इन्होंने अपना वर्क भी लिखा है। तो वो उनकी वाइफ थी, वो मर गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी साली यानी कि सिस्टर इन लॉ के साथ उनकी शादी करवा दी थी। अब उनकी शादी करवाने के बाद तो फिर ये क्या बन गए, इनके मतलब जो उनका बेटा था, राजा का बेटा था, तो अब उनके साथ इनके ज़्यादा जो रिलेशन थे वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि इन्होंने किसकी शादी करवा दी थी, अपनी वाइफ की बहन की शादी राजा के बेटे के साथ करवा दी थी। और फिर ये किसके संरक्षण में आ गए, जॉन ऑफ गॉन्ट के संरक्षण में काफ़ी दिनों तक रहे थे। अब देखो, ही इंजॉयड द गॉन्ट ऑफ पैट्रोनेज थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि जो उन्होंने जॉन ऑफ गॉन्ट का संरक्षण पूरी लाइफ क्या किया था, इंजॉय किया था। ही वॉज ग्रांटेड ए रॉयल एनविटी फॉर लाइफ 20 पाउंड्स, यानी पूरी लाइफ के लिए उनको एनविटी दी जाती थी राजा के द्वारा, कितनी, 20 पाउंड्स। In 1369, Chaucer was asked by John of Gaunt to compose a memorial poem written in English to be recited at the mass for his deceased wife Blanche, Duchess of Lancaster। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्या है, राजा का जो बेटा है जिसके संरक्षण में अब ये रह रहे थे, यानी जॉन ऑफ गॉन्ट, जिनके साथ इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज करवाई थी। अब उन्होंने क्या कहा कि कंपोज ए मेमोरियल पोइम, की एक यादगार पोइम लिखी, रिटन इन इंग्लिश में, टू बी रिसाइटेड, यानी कि जो लोगों का समूह है उनके आगे सुनाने के लिए, फॉर हिज डिसीज वाइफ, जो उनकी वाइफ मर गई है, ला वाइफ बेलेंचे डचेज ऑफ लंकेस्टर। ये क्वेश्चन आता है भाई कि जो बुक ऑफ द डचेज है वो चौसर ने किसके लिए लिखी है और किसके कहने पर लिखी है, तो जॉन ऑफ गॉन्ट के कहने पर उनकी वाइफ डचेज ऑफ लंकेस्टर के लिए लिखी है। द रिजल्ट वॉज चौसर फर्स्ट वर्क, और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट हुआ चौसर का पहला वर्क, द बुक ऑफ द डचेज। क्या थी, बुक ऑफ डचेज। ड्यूरिंग द 13th-17th century, Chaucer went on several journey abroad on diplomatic and commercial mission। अब 1370 में चौसर वेंट ऑन सेवरल जर्नी, यानी कि बहुत सारी जर्नी पर गए, कहाँ पर, अब्रोड में, ऑन डिप्लोमेटिक एंड कॉमर्शियल मिशन, यानी कूटनीतिक और कॉमर्शियल मिशन के लिए, कॉमर्शियल मतलब जो वाणिज्य मिशन होते हैं उनके लिए गए। ही विजिटेड फ्रांस, वो फ्रांस में गए, नॉर्थन इटली में गए, एज द मेंबर ऑफ द एम्बेसी टू, किसके रूप में, बर्नार्डो विनस्टी, जो मिलान का क्या था, रूलर था, उसके दूतावास के सदस्य के रूप में वो कहाँ पर गए, फ्रांस और नॉर्थ इटली में गए, की यात्रा उन्होंने की। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इटली से लौटने के बाद ही रोट द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स एंड द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन एंड ट्रोलिस एंड क्रेसाइड, द फर्स्ट ऑफ हिज वर्क टू बी वाइडली एडमायर्ड, यानी कि जो उनका पहला वर्क जो सबसे ज़्यादा क्या किया गया, एडमायर किया गया, कौन सा, ट्रोलिस एंड द क्रेसाइड सॉरी। चौसर हेल्ड ए नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि चौसर ने बहुत कई सारी पोस्ट के ऊपर काम किया जब अपने लाइफ टाइम में। इन 1374 ही वॉज अपॉइंटेड कंप्ट्रोलर ऑफ द लुक्रेटिव लंदन कस्टम, यानी का जो कस्टम ड्यूटी होती है उसके में भी इन्होंने काम किया। इन 1382 ही वॉज मेड कंट्रोलर ऑफ द, यानी टैक्स जो इकट्ठा करते हैं ना उनका कंट्रोलर इनको बना दिया गया। उन वाइन के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, एंड अदर गुड्स, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कंट्रोलर बना दिया गया। और साथ में इनको राइट अधिकार दे दिया गया डिप्टी को एम्प्लॉय करने का, यानी कि डिप्टी को भर्ती करने का। अराउंड 1385 Chaucer lost all his offices at the overthrow of the faction of his patron Duke John of Gaunt। अब 1385 में चौसर लॉस्ट ऑल हिज ऑफिशियल्स, यानी चौसर ने अपने सारे कार्यालय थे वो खो दिए। क्यों खो दिए भाई, एट द ओवरथ्रो ऑफ द फैक्शन ऑफ हिज पैटर्न ड्यूक जॉन ऑफ गॉन्ट, यानी कि जो उनका ड्यूक था जॉन ऑफ गॉन्ट, जिसके वो संरक्षक में रह रहे थे, यानी कि उनका संरक्षण करने वाला था। ओवरथ्रो ऑफ द फैक्शन, यानी कि उन्होंने हमला कर दिया था एक गुट के ऊपर, ठीक है,
और वो गुट किसका था? वो गुट था अंकल ऑफ द यंग किंग रिचर्ड सेकंड, यानी कि रिचर्ड सेकंड का था। रिचर्ड सेकंड कौन थे? जो जॉन ऑफ गॉन्ट है उनके चाचा थे, ठीक है। तो उनके चाचा का एक गुट था, उसके ऊपर हमला कर दिया था चौसर ने। हु हैड सक्सीडेड हिज ग्रैंड फादर एडवर्ड थर्ड, ठीक है। हु हैड, जो उत्तराधिकारी था किसका? उनके दादा एडवर्ड थर्ड का, सम ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले। यानी कि जो जॉन ऑफ गॉन्ट के चाचा थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके दादा के एडवर्ड थर्ड के, तो उनके का जो गुट था उसके ऊपर किसने? चौसर ने हमला कर दिया था। तो उसके लिए उनके सारे कार्यालय में, यानी कि जो सारे काम थे वो बंद हो गए थे। आफ्टर लॉसिंग ऑफिस, यानी कि सारे जो कार्य थे वो बंद होने के बाद ही मूव्ड टू ए रेजिडेंस इन कैंट, वो कैंट में अपने कैंट में चले गए। चौसर वाज सून रिस्टोर्ड टू पावर, यानी कि दोबारा फिर से, रिस्टोर्ड होता है बहाल करना, उनको दोबारा फिर से सत्ता में ले लिया गया। एंड इन 1386 ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट, और कैंट की पार्लियामेंट के लिए उनको मेंबर चुन लिया गया। ए ईयर लेटर, एक साल के बाद चौसर्स वाइफ फिलिपा डाइड, और फिर से एक साल के बाद उनकी वाइफ फिलिपा मर गई। इन 1389 चौसर वाज मेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स, यानी कि किंग के कामों का उसको क्लर्क बना दिया गया। किसको? चौसर को। ओवरसीइंग रॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, वो जो राजा के बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स थे उनको देखने के लिए चौसर को क्लर्क बना दिया गया 1379 में। It was during the end of his life that Chaucer composed the Canterbury Tales, यानी कि it was during the end of, यानी कि उसकी जो एंड ऑफ लाइफ आना है, जो अंत आने वाला था उनकी लाइफ के साथ ही उन्होंने क्या कंपोज करना शुरू कर दिया? कैंटरबरी टेल। कलेक्शन ऑफ 24 टेल्स, इसके अंदर 24 टेल्स का कलेक्शन है। नरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स, और 29 पिलग्रिम्स के द्वारा इसको नरेट किया गया है, लिखा गया है, यानी कि बोला गया है। चौसर रिटायर्ड टू हाउस इन द गार्डन्स ऑफ सेंट मायर्स इन वेस्टमिनिस्टर इन दिसंबर 1398। अब क्या था? चौसर गार्डन ऑफ द सेंट मैरी वेस्टमिनिस्टर इन, अब क्या हो गए? रिटायर हो गए थे, ठीक है। हाउस इन द गार्डन ऑफ द सेंट मैरी वेस्टमिनिस्टर इन दिसंबर 1398, और अपने हाउस में चले गए थे। कहाँ पर? वेस्टमिनिस्टर में। इट वॉज हेयर दैट ही डाइड 2 years लेटर, 2 साल के बाद भाई ये मर गए थे। एट द एज ऑफ 60 साल की एज में, यानी 1400 में 60 साल, मतलब 60 साल की एज में इनका अंत हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज बुरीड इन द वेस्टमिनिस्टर अबे, अब उनको वेस्टमिनिस्टर अबे में दफना दिया गया था। द फर्स्ट ऑफ द मैन लेटर्स टू बी प्लेड इन द नूक, जो इस कॉर्नर में पहली बार दबाए गए थे। विच हैज सिंस बिकम द पोइट्स कॉर्नर, और तब से ये क्या बन गया है? पोइट कॉर्नर बन गया है, क्योंकि सारे के सारे पोइट को यहीं पर ही दफनाया जाता वेस्टमिनिस्टर अबे में। 3 periods ऑफ चौसर लाइफ। अब चौसर की लाइफ के 3 periods देखते हैं। चौसर लाइफ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 periods। उनका फर्स्ट पीरियड है भाई फ्रेंच पीरियड, यानी कि इसमें फ्रेंच की पोइम्स और वर्क्स लिखे उन्होंने। चौसर फर्स्ट पीरियड वाज द फ्रेंच इन्फ्लुएंस, यानी कि चौसर के जो फर्स्ट पीरियड था उसके ऊपर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है। इट के इंक्लूड्स एज और अर्ली वर्क, इसके अंदर उनका अर्ली जो शुरुआती काम है वो शामिल है। विच इज़ बेस्ड लार्जली ऑन फ्रेंच मॉडल, यानी कि जो किसके ऊपर बेस्ड है? फ्रेंच मॉडल के ऊपर। स्पेशली द रोमन डे ला रोज, द पोएम्स ऑफ द गुलेम्स डे मचेंट, यानी कि इनके अंदर जो उनकी पोइम है रोमन डे ला रोज और पोइम ऑफ द गुलेम्स ऑफ डे मचेंट। और चौसर्स चीफ वर्क्स डूरिंग दिस टाइम वर द बुक ऑफ द डचेज, जो चीफ वर्क है इसमें बुक ऑफ द डचेज, और ये इनका पहला वर्क भी था। एलिजी रिटन इन 1369 ऑन द डेथ ऑफ बेलेंचे, बेलेंचे की डेथ के ऊपर इन्होंने एक एलिजी लिखी थी। एंड ए पार्शियल ट्रांसलेशन ऑफ द रोमन डे ला रोज, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? पार्शियल, यानी कि कुछ हद तक इन्होंने ट्रांसलेशन किया था रोमन डे ला रोज का। सेकेंड पीरियड था भाई इनका इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में क्या क्या था? चौसर पीरियड ऑफ इटालियन इन्फ्लुएंस, यानी कि जिस वर्क के ऊपर इटालियन का लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। हिज वर्क्स वर मॉडल्ड प्राइमरली ऑन डेंटे बकाशियो। मेजर वर्क्स ऑफ द सेकंड पीरियड इंक्लूड, यानी कि जो उनका सेकंड पीरियड है उनके ऊपर जो डेंटे और बकाशियो है उनके मेजर वर्क्स का प्रभाव है। द हाउस ऑफ फेम,
ठीक है। सेकंड में क्या आ जाता है इनका, हाउस ऑफ फेम आ जाता है। रिकाउंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ एनीज, इसके अंदर एनीज का जो एडवेंचर है यानी कि जो उपक्रम है उनको लिया गया है। आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रो, यानी कि जब ट्रो का विनाश हो जाता है, द पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स विच टॉक्स अबाउट द मैटिंग ऑफ हॉल्स, यानी कि इसके अंदर जो मुर्गे हैं उनके मैटिंग्स का जिक्र किया गया है वैलेंटाइन डे के ऊपर। एंड ए प्रोज ट्रांसलेशन ऑफ बोएथियस डी कंसोलेशन फिलोसोफिया, और इस जो बोएथियस डे कंसोलेशन फिलोसोफिया है उसकी का ये प्रोज ट्रांसलेशन है। ठीक है। अब है भाई थर्ड पीरियड है इनका इंग्लिश पीरियड। चौसर थर्ड पीरियड वाज ए पीरियड ऑफ मैच्योर स्ट्रेंथ, यानी मैच्योर था भाई और ये स्ट्रेंथ था। एंड ओरिजिनलिटी, इसके अंदर ओरिजिनलिटी थी। इन विच ही परस्यूड द बेंट ऑफ हिज ओवन जीनियस, जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको ही परस्यू किया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोट द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, इन्होंने इस पीरियड में लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा। ठीक है। पहले में क्या लिखा था, पहले में जो उनका फर्स्ट वर्क था द डचेज ऑफ बुक ऑफ द डचेज लिखी थी। सेकंड के अंदर हाउस ऑफ फेम लिखा था। और थर्ड में जो उनका इंग्लिश पीरियड है उसके अंदर क्या लिखा था, और जो उसका थर्ड पीरियड है उसके अंदर इन्होंने लिखा था ए सीरीज ऑफ बायोग्राफीज ऑफ फेमस वोमेन फ्रॉम मिथ एंड हिस्ट्री, यानी कि जो मिथ जो जिनके ऊपर मिथ है या जो हिस्ट्री है फेमस वोमेन की, वो इन्होंने लिखी थी। किसमें, लीजेंड ऑफ द गुड वोमेन में, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में लिखी थी इन्होंने। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा था इन्होंने, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इनके इंग्लिश वर्क में क्या क्या आया हुआ था। ए सीरीज ऑफ बायोग्राफीज ऑफ फेमस वीमेन फ्रॉम मिथ एंड हिस्ट्री, चौसर मास्टरपीस, ये चौसर का मास्टरपीस कहा जाता है और फेमस वर्क भी कहा जाता है भाई लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। और इसके अंदर 1700 लाइन थी। कैंटरबरी टेल्स भी इसी रिटन मोस्टली आफ्टर 1387 आल्सो बिलोंग टू दिस पीरियड, और कैंटरबरी टेल भी वही इसके इसी पीरियड के अंदर लिखी गई थी। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पीरियड है इंग्लिश पीरियड, जो लास्ट वाला पीरियड है। लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ चौसर, अब चौसर की लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस क्या थी। इन चौसर एज इंग्लिश वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर, यानी कि उनकी लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस, अब उनके बारे में पढ़ेंगे हम। आपको पता है कि इंग्लिश को जो फ्लोरिश करने का, यानी कि इंग्लिश को फ्लोरिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो चौसर को ही जाता है कि उन्होंने इंग्लिश के अंदर अपने वर्क्स लिखे और इंग्लिश को फेमस किया। वरना ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और एंग्लो सैक्सन पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज ख़त्म हो गई थी, क्योंकि फ्रेंच और लैटिन दूसरी भाषा इंग्लैंड के अंदर आ गई थी। लेकिन चौसर ने फिर से नया जीवन दिया था इंग्लिश को। इन चौसर इंग्लिश वॉज नॉट लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर, इंग्लिश क्या थी, इंग्लिश हाई कल्चर की लैंग्वेज नहीं थी। इवन तो ऑर्डिनरी पीपल स्पोक इंग्लिश, यानी कि सिर्फ जो ऑर्डिनरी साधारण लोग हैं वही इंग्लिश बोलते थे। फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ पावर, और फ्रेंच थी वो लैंग्वेज थी पावर की। आप एंग्लो सैक्सन और जो पीरियड में आपको करवा चुकी हूँ मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश पावर की, यानी कि पावर की लैंग्वेज क्यों बन गई थी। तो आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, मैं दोनों पीरियड अच्छे से करवा चुकी हूँ आपको। स्पोकन बाय फ्रेंच वाज लैंग्वेज ऑफ द पावर स्पोकन बाय रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी के द्वारा, यानी कि जो राजा लोग थे उनके द्वारा बोली जाती थी। अरिस्टोक्रेट जो अच्छी सोसाइटी थी के लोग थे उनको द्वारा बोली जाती थी। हाई पावर्ड ऑफिशियल, यानी कि जो हाई पावर वाले ऑफिसर्स थे उनके द्वारा बोली जाती थी, यानी कार्यालयों में बोली जाती थी। मोस्ट लिटरेचर इन इंग्लैंड वाज नॉट रिटन इन इंग्लिश, यानी कि जो ज़्यादा लिटरेचर है इंग्लैंड का वो इंग्लिश में नहीं लिखा गया। चौसर हाउएवर गैव इम्पैक्ट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज, यानी कि चौसर ने प्रेरित किया है, किसको महत्व दिया है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में चौसर ने इम्पोर्टेंस दी है इंग्लिश को। बाय डिसाइडिंग टू राइट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में लिखने के का डिसाइड करके। एक क्वेश्चन आता है किसके बारे में, चौसर के बारे में, कि उन्होंने जो चौसर के टाइम पे पीसेंट और ब्लैक डेथ ये सब कुछ चला हुआ था, तो उन्होंने अपने लोगों की परेशानियों के बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो रॉयल कोर्ट में ही रहते थे
और वहीं के राजाओं का ही उन्होंने के बारे में, जो भी मतलब उनकी राजा थे वहीं पर वो रहते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्क लिखते थे। उन्होंने उनको ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है चौसर को कि उन्होंने कभी भी अपनी जो प्रॉब्लम चल रही थी उनके टाइम पर, समाज की प्रॉब्लम चल रही थी उनके ऊपर, उन्होंने कोई भी रचना नहीं लिखी, यानी कोई भी वर्क उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है। और ये पीसेंट वार और ब्लैक डेथ, इन सब के बारे में मैं अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ 2 लेक्चर में, तो आप जाके देख सकते हैं। ही एडिड न्यू वर्ड्स फ्रॉम रोमांस लैंग्वेजेस, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश एंड इनरिच्ड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि उन्होंने नए वर्ड ऐड किए इंग्लिश लैंग्वेज में। कहाँ से लेके? फ्रॉम रोमांस लैंग्वेज, जो रोमांस की लैंग्वेज थी, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश को समर्थ किया इन सब से वर्ड लेके। इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चौसर हैड नॉट यूज्ड मच ऑफ रिम, यानी कि कविताओं में ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर का यूज़ नहीं किया जाता था चौसर की एज से पहले। चौसर टुक द आइडिया ऑफ रिम फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर, यानी चौसर ने जो आइडिया लिया है रिम का लिखने का फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर से लिया है एंड और इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया है। फ्रेंच से लेके पोइम लिखने का जो आइडिया फ्रेंच से लिया और इंग्लिश में इसको यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया मतलब। चौसर इज़ नोन फॉर हिज मेट्रिकल इन्वोकेशन, यानी कि चौसर किसके लिए जाने जाते हैं? अपने मीटर के, यानी कि मीटर का इनोवेशन, यानी मीटर का इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। एंड न्यू वर्स फॉर्म, और नए वर्स फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। ही इन्वेंटेड द रिम रॉयल, उन्होंने रिम रॉयल को इन्वेंट किया। और वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोइट्स टू यूज़ द 5 स्ट्रेस लाइन, और वो एक पहले पोइट थे जिन्होंने 5 स्ट्रेस लाइन का यूज़ किया, डिकासिलेबिक का यूज़ किया और आइम्बिक पेंटामीटर इनका यूज़ किया अपने वर्क में। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन पोइट लोवेल, अब लोवेल ने क्या कहा चौसर के बारे में? फाउंड हिज नेटिव टंग, यानी कि जो उनकी नेटिव जो मतलब विलेज की बोली थी उनको, वो एक डायलेक्ट थी और के रूप में उन्होंने उसको पाया था। एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, और इसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ दिया। ये कई बार ये पूछा गया ये किसने कहा है, किसके बारे में कहा, तो ये लोवेल ने कहा चौसर के बारे में कि उन्होंने लैंग्वेज को एक डायलेक्ट के रूप में पाया और इनको उसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ दिया। लिटरेरी इंपॉर्टेंस ऑफ चौसर, लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या है भाई चौसर की, वो देखते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड कार्ड चौसर, अब मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा कि द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री, यानी कि जो स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री है, जो शानदार इंग्लिश पोइट्री है, उसके फादर किसको कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर को। अकॉर्डिंग टू हिम चौसर वाज फाउंडर ऑफ ए न्यू ट्रेडिशन, नई परंपरा थी, उनका फाउंडर चौसर को माना जाता है। सुपरियरिटी एग्जिस्ट बोथ इन सब्सटेंस ऑफ एंड इन द स्टाइल ऑफ हिज पोइट्री, उनकी जो सुपरियरिटी थी, यानी कि उनकी सुपरियरिटी थी वो किस में थी? सार में थी, और पोइट्री के सार और स्टाइल दोनों में थी। लॉन्ग, अब लॉन्ग भी एक पोइट थे, उन्होंने क्या कहा चौसर के बारे में? चौसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एज द प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन, यानी कि जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है वो मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग है। इट्स विविड करेक्टरिस्टिक्स इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द फिक्शन, यानी कि जो इसकी विभिन्न तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हॉलमार्क है फिक्शन का। ठीक है। द कैंटरबरी टेल्स कंटेन सो मैनी मिनिएचर नॉवेल्स इन इटसेल्फ, और कैंटरबरी टेल्स के अंदर विभिन्न तरह के, इसके अंदर विभिन्न तरह के नॉवल हैं। चौसर ट्रोलिस एंड क्राइसाइड हैज़ बीन कॉल्ड ए नॉवल इन वर्स, यानी कि जो चौसर का ट्रोलिस एंड क्राइसाइड है उसको नॉवल इन वर्स कहा जाता है। एस डी नील रिमार्क्स ने कहा है एट चौसर रिटन इन प्रोज। अब एस डी रिमार्क्स क्या कहते हैं कि चौसर अगर इफ़ हैड चौसर रिटन इन प्रोज, अगर चौसर प्रोज में लिखते होते, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, दैट हिज ट्रोलिस एंड क्राइसाइड and not रिचर्डसन पामेला वुड बी सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट इंग्लिश नावल। अब क्या था रिचर्डसन पामेला को, कि रिचर्डसन की जो पामेला है उसको इंग्लिश नावल का फर्स्ट नावल माना जाता है। तो वो ये कहते हैं अगर क्या नाम है जो चौसर है अगर वो प्रोज लिखते होते तो फिर ट्रोलिस एंड क्राइसाइड को पहला नावल माना जाता इंग्लिश का। ठीक है। चौसर के वर्क्स की बात करते हैं।
द बुक ऑफ द डचेस, द बुक ऑफ द डचेस इज़ द फर्स्ट ऑफ द चौसर मेजर पोइम। बुक ऑफ डचेस आपको पता है कि ये चौसर की क्या फर्स्ट पोइम है। दिस इज़ द एलिजी, यानी कि ये एलिजी है। रिटन ऑन, जो किसी की मौत के ऊपर जो गीत लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलिजी लिखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंचे, डचेस ऑफ लैंकेस्टर, लैंकेस्टर की जो पहली वाइफ थी उसके ऊपर ये एलिजी है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम एलिग्री। अभी इसको ड्रीम एलिग्री के अंदर लिखा गया है, ठीक है। इट कैरीज इन्फ्लुएंस अपॉन गुलेम लोरिस रोमन डे लारोज, इसके ऊपर गुलेम लोरिस के रोमन डे लारोज का प्रभाव है। द पोइम बिगिंस विद ए स्लीपलेस पोइट, पोइम क्या दिखाती है कि एक राजा जो सोया हुआ नहीं है, वैसे लेटे हुए नहीं होते हैं जब सोए नहीं होते हैं, हु लाइज इन बेड रीडिंग ए बुक, जो एक बुक को पढ़ रहे हैं। ही रीड्स ए स्टोरी अबाउट साइक्स एंड एल्शियन, वो साइक्स और एल्शियन के बारे में स्टोरी पढ़ रहा है। एंड वांडर अराउंड इन हिज थॉट्स, और अपने विचारों में घूम रहा है। सडनली द पोइट्स फॉल एस्लीप, और थोड़ी देर में पोइट सो जाता है, अचानक पोइट सो जाता है। ड्रीम्स ए वंडरफुल स्टोरी, और एक सपना देखता है एक वंडरफुल कहानी का। इन हिज ड्रीम, उसकी सपने में क्या देखता है, ही सीज ए मैन इन ब्लैक, यानी कि ब्लैक कपड़ों में एक नाइट, एक योद्धा होता है। हु टेल्स हिम अबाउट हिज कोर्टशिप ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी, वो बताता है कि उसका एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ अपने प्रेम के बारे में बताता है। हिज मॉर्निंग फॉर हर डेथ, और वो उसकी जो डेथ हो जाती है उसके ऊपर वो दुखी है। वहन द पोइट अवेक्स, और जब पोइट जागता है, ही डिसाइड करता है दैट दिस ड्रीम शुड बी प्रिजर्व्ड इन ड्रीम, इस जो यह ड्रीम है उसको सुरक्षित करना चाहिए एक पोइम के अंदर। द पोइम सर्व्स ट्विन पर्पज ऑफ एलिजी एंड इयोलॉजी, पोइम क्या दिखाती है, ये जो पोइम है वो एलिजी भी दिखाती है और एक प्रशंसा गीत भी दिखाती है। यूलोजी में जो होता है प्रशंसा गीत, और साथ में एलेजी किसी की मौत के ऊपर लिखा हुआ गीत भी दिखाती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1300 लाइन्स इन ऑक्टोसिलेबिक में 1300 लाइन में इसको लिखा गया है। अब आते हैं भाई हमारे हाउस ऑफ फेम में। हाउस ऑफ फेम इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कंपोज्ड इन 3 बुक्स, इसको 3 बुक में लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ ड्रीम, इसको भी ड्रीम एलिग्री में लिखा गया है। बुक बिगिन विद द नरेटर फॉलिंग अस्लीप, यानी कि नरेटर सो जाता है, ड्रीमिंग अबाउट ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ वीनस, और वो ड्रीम देखता है कि एक टेम्पल का जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस वीनस को। इनसाइड द टेम्पल ही फाइंड इंस्क्रिप्शंस, टेम्पल के अंदर उसको इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो ग्रंथ टाइप जो लेख होते हैं वो मिलते हैं। दैट डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ विर्जिन एनिड, जो विर्जिन के एनिड की स्टोरी क्या नाम दैट दिखाती है। रेस्ट ऑफ द बुक पोर्ट्रे द डीडोज बिट्रेयल बाय एनीज, यानी कि उस जो बाकी बुक है उसके अंदर डीडो का जो धोखा दिया है जो एनीज को, उसके बारे में बताती है। बुक सेकंड है जो वो नरेटन इज कैरिड बाय एन ईगल, बुक सेकंड के अंदर नरेटन को ले जाया जाता है बाय एन ईगल, एक बाज के द्वारा, विच स्पीक्स टू हिम इन ह्यूमन वॉइस, जो कि ह्यूमन की वॉइस में उनसे बात करता है। एंड एश्योर हिम, और उनको ये विश्वास दिलाता है दैट जो हैज़ डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम बाय स्पेंडिंग हिम टू द हाउस ऑफ बाय सेंडिंग हिम टू, यानी कि वो कहता है कि जो कहता है कि उनको कि जो हैज़ डिसाइडेड टू रिवार्ड, कि जो उनको प्राइज़ देगा उन्हें हाउस ऑफ फेम में छोड़ने के लिए, किसको, कवि को छोड़ने के लिए, ठीक है। हाउस ऑफ फेम एंड मीट्स द गॉडेस फेम, और वो वहाँ पर हाउस ऑफ फेम में किससे मिलता है, गॉडेस फेम से मिलता है। द एल्गोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस हाउस, यानी कि जो रूपात्मक डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है इस हाउस का, एंड इट्स इनहेबिटेंट, और जो इसमें रहने वाले हैं, और ये अनफिनिश्ड रह जाता है, ठीक है। एंड लेफ्ट इट्स अनफिनिश्ड, और इसको छोड़ दिया, अनफिनिश्ड छोड़ दिया जाता है इसको। द पोइम कैरीज, पोइम के अंदर क्या है भाई, इन्फ्लुएंस ऑफ बकाशियो, ओविड, विर्जिन, एनिड, डांटेज, डिवाइन कॉमेडी, इन सब का प्रभाव इस बुक के ऊपर है, ठीक है। मेन थीम्स ऑफ द पोइम आर प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कैप्रिशियस गॉडेस फेम, यानी कि जो गॉडेस फेम है उसका क्रिएशन, उसके ऑपरेशंस हैं, इस पोइम के का जो थीम है वो इस पोइम के अंदर दिया हुआ है। पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स के अंदर क्या है देखो, अब पार्लियामेंट्स ऑफ फॉल इज ए पोइम रिटन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड, यानी कि जो किंग रिचर्ड सेकंड है उसकी मैरिज का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। टू एने ऑफ द बोहेमिया इन 1382,
इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये भी ड्रीम विजन में लिखी गई है, इन रिम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है। इट रिलाइज अपॉन द बिस्ट फेबल ट्रेडिशन, और इसके अंदर जो बिस्ट यानी कि जो जंगली जो कहानियाँ होती हैं उसकी परंपरा को दिखाया गया। इट प्रेजेंट्स ए विजन ऑफ बर्ड्स गैदर टू चूज देयर मेट्स सेट वैलेंटाइन डे। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाया गया भाई कि ये प्रेजेंट करता है कि एक बर्ड जो इकट्ठे होते हैं, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में क्या दिखाया गया है कि विजन ऑफ बर्ड्स गैदर्ड होते हैं चूज देयर मेट्स, यानी कि वैलेंटाइन डे के ऊपर वो अपने साथी को चूज करने के लिए गैदर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं। द पोइम बिगिन विद द नरेटर रीडिंग सिसारो ड्रीम ऑफ ससिपियो एंड हिज रीडिंग इज अवार्डेड बाय द अपीयरेंस ऑफ विजनरी गाइड। और जो पोइम है वो शुरू होती है, नरेटर है वो क्या करता है, रीडिंग करता है ड्रीम ऑफ ससिपियो एंड हिज रीडिंग इज अवार्डेड, और उसकी जो रीडिंग है, जो पढ़ रहा है, उसको अवार्ड किया जाता है किसमें, एक विजनरी गाइड की अपीयरेंस में। ठीक है। ही इज लेड टू वेन्यू टेम्पल वेयर ए पार्लियामेंट ऑफ बर्ड इज बीइंग हेल्ड। उसको कहाँ ले जाया जाता है, वेन्यू टेम्पल में, जहाँ पर पार्लियामेंट है जो बर्ड्स की वो हुई थी, यानी कि जहाँ पर बर्ड्स की जो पार्लियामेंट है बर्ड्स की वो हुई थी, वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। द बर्ड्स कंडक्ट ए डिबेट अबाउट हाउ टू चूज मेट, यानी कि बर्ड्स क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अपने मेट को कैसे चूज किया जाए। वाइल द डिबेट रिमेन अनरिजॉल्व्ड, यानी कि कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलता डिबेट का। द बॉटम लाइन, और जो मेन थीम है ये निकल के आता है, इमर्ज दैट द नोबलर बर्ड द मोर फॉर्मल आर द रिटूल्स कोर्टशिप एसोसिएटेड विद इट। डिबेट का कोई भी क्या है, अनरिजोल्व रहती है, यानी कि कोई भी उसका मीनिंग मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और द बॉटम लाइन, और जो उसका क्या है, बॉटम लाइन एट दैट इमर्ज दैट द नोबलर बर्ड द मोर फॉर्मल आर द रिटूल्स कोर्टशिप एसोसिएटेड विद इट, यानी कि ये कहते हैं कि जो नोबलर, जो सबसे काइंड, जो नोबल बर्ड होता है, द मोर फॉर्मल, वो ज़्यादा फॉर्मल होता है, जो प्यार के से रिलेटेड जो भी रिटूल्स होते हैं, रिवाज होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फॉर्मल कौन होता है, जो नोबलर बर्ड होता है। ये उसका क्या निकलता है, सार निकलता है, संशय निकलता है इस मीटिंग का। ठीक है। ट्रोलिस एंड क्रेसाइड के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रोलिस एंड क्रेसाइड 1378 और 85 में लिखी गई थी। ट्रोलिस एंड क्रेसाइड इज चौसर लॉन्गेस्ट पोइम, 8000 लाइन की सबसे लंबी पोइम है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स, इसको 5 बुक में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जोआनी बाकाशियो फिलिस्ट्रोपो, ये क्वेश्चन आता है भाई कि जो ट्रोलिस एंड क्रेसाइड है इसके ऊपर किस बुक का पर मतलब कहाँ से इसको इफेक्ट कहाँ से लिया गया, तो ये बकाशियो की फिलिस्ट्रोपो से ली गई है इसका सोर्स। ये इज़ द सोर्स ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का सोर्स है, यहाँ से ली गई है। क्वेश्चन बहुत बार आया है नेट में। चौसर ट्रांसफॉर्म द बकाशियो स्टोरी इनटू साइकोलॉजिकल नॉवल इन वर्स, यानी कि जो चौसर है उन्होंने बकाशियो की जो स्टोरी है साइकोलॉजिकल नॉवल है उसको वर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया था। ही क्रिएट द करेक्टर ऑफ द पेंडम क्रिसाइड अंकल, यानी उन्होंने जो क्रिएट किया था पेंडम का करेक्टर क्रिसाइड का जो अंकल था। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ द पोइम इज ट्रोजन वॉर, और जो हिस्टोरिकल भूमिका है इस पोइम की वो क्या है, ट्रोजन वॉर। द पोइम इज अबाउट द ट्रेजिंग लव अफेयर ऑफ ट्रोजन प्रिंस के ये जो लव अफेयर है वो किसके बीच में, ट्रोजन प्रिंस और ट्रोलिस एंड ए यंग ब्यूटीफुल विडो क्रेसाइड, और एक यंग ब्यूटीफुल विडो है क्रेसाइड, उसके बीच में लव अफेयर के बारे में पोइम है। क्रेसाइड के जो फादर है हैड अबैंडन ट्रोय। अब क्या होता है, जो क्रेसाइड है जो हीरोइन है उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी क्या छोड़ देते हैं, ट्रो को छोड़ देते हैं। एंड शिफ्टेड लॉयल्टी टू द ग्रीक साइड में अपनी लॉयल्टी दिखाने लगते हैं।
थ्रो एन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर, और प्रिजनर के भी एक्सचेंज हो जाते हैं। क्रिसाइड गोज अवर टू हर फादर इन द ग्रीक कैंप, पर ग्रीक कैंप में चली जाती है क्रिसाइड अपने पिता के साथ, एंड लिव्स वियरिंग लॉयल्टी, और ट्रोलिस के साथ अपने जो कस्मे वादे वो तो क्या कर देती है, वो तोड़ देती है। हाउएवर इसके अतिरिक्त सी मीट्स से ग्रीक एस्कॉर्ट, और वो तभी वो ग्रीक योद्धा डायमंड से मिलती है। चेंजेस हर माइंड, अपने दिमाग को चेंज कर देती हैं। प्रूज एंड अनफेथफुल, और किसके प्रति, ट्रोलिस के प्रति अपने जो फेथफुल लव है उसको छोड़ देती है, और उसके प्रति जो डायमंड है उसके प्रति उससे प्यार करने लगती है। चौसर डज नॉट कंडेम, अब चौसर यहाँ पर निंदा नहीं करते हैं क्रेसाइड कैरेक्टर की। ही इज सिंपेथेटिक टू द कोज ऑफ वुमेन, क्या है, अंडरस्टैंड्स द प्लाइट ऑफ द वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बल्कि वो जो फीमेल्स हैं उनका जो दयनीय स्थिति है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, उसके बारे में समझते हैं, और उसके बारे में ही यहाँ पर मतलब सिंपैथी दिखाई गई है लेडीज़ के बारे में। एंड गिव्स एज रीजन बिहाइंड क्रिसाइड डिसीजन टू डेजर्ट ट्रोलिस, और साथ में वो रीजन, ये कारण भी दिखाते हैं कि क्यों क्रिसाइड ने ट्रोलिस को छोड़ दिया था। क्रिसाइड कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स, यानी जो क्रिसाइड है उसका कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स जटिल दिखाया गया। सी इज़ बहुत ब्यूटीफुल है, और वो रहस्यमयी भी है, मिस्टीरियस रहस्यमयी है। द ऑल्सो ए प्रैक्टिकल वोमेन, क्रेसाइड आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। द क्रेसाइड क्या है, एक प्रैक्टिकल वोमेन है, हु थिंक्स बिफोर, वो कुछ भी करने से पहले सोचती है। ट्रोलिस इज ए ब्रेव वॉरियर, वो एक ब्रेव, ट्रोलिस क्या है, एक ब्रेव योद्धा है। वो इमोशनल है। रेटिसेंट यानी चुप रहने वाला है। ही सप्लेज द क्वालिटीज ऑफ एन आइडल कोर्टली लव, यानी कि जो एक कोर्टली लवर, आइडल कोर्टली लवर होता है वो उसके अंदर सारी क्वालिटी है। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, भाई लेक्चर लंबा होने वाला है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन, इसको भी ड्रीम विजन में लिखा गया। इट कंटेन्स प्रोलॉग एंड 9 स्टोरीज, के अंदर भाई प्रोलॉग है और 9 स्टोरी हैं। द प्रोलॉग रीजन बिहाइंड चौसर कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज अबाउट वुमेन, और इसके अंदर प्रोलॉग क्यों जोड़ा गया है, चौसर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, यानी कि उन्होंने कलेक्शन क्यों किया है वुमेन की स्टोरी का, उसके लिए उन्होंने प्रोलॉग लिखा है। कोपिट द गॉड ऑफ द लव एश्योर चौसर ऑफ डिफेमिंग वुमेन बाय राइटिंग वर्क्स। अब इन्होंने ये बताना चाह रहा है कि उन्होंने इसके अंदर प्रोलॉग क्यों जोड़ा। प्रोलॉग इन्होंने इसलिए जोड़ा क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि इतनी सारी वीमेन के बारे में उन्होंने क्यों लिखा है। अब क्या था, द गॉड ऑफ द लव एक्यूज चौसर ऑफ डिफेमिंग वुमेन बाय राइटिंग वर्क्स विच, क्या है कि गॉड ऑफ लव, उनके ऊपर जो गॉड ऑफ लव है वो एक्यूज़ करते हैं, आरोप लगाते हैं चौसर के ऊपर डिफेमिंग वुमेन बाय राइटिंग वर्क्स, कि वो वुमेन के ऊपर लिखकर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। विच आर क्रिटिकल ऑफ रोमांटिक लव, यानी कि जो किसके रूप में, क्रिटिकल रोमांटिक लव वो है, या फिर वुमेन के बारे में लिखकर वो क्या कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कोपेड इज accompanied बाय ए मिस्ट्रेस क्वीन हु इज रिवील्ड टू बी एल्सेटिस, और क्वीन ऑफ द थेरेस, यानी जो क्वीन ऑफ थेरेस है ऐसे, भाई ये प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप उनको समझ सकते हैं। तो कोपेट किसके साथ है यहाँ पर, मिस्ट्रेस क्वीन के साथ है, थेरेस, क्वीन ऑफ थेरेस के साथ है। दिस क्वीन ऑफर रिकमेंडेशन, यानी जो ये रिकमेंडेशन देती है चौसर को, ये जो क्वीन साथ में आई है कुपिड देवता के साथ, एंड टू मेक अमेंड ऑफ व्हाट ही हैज़ रिटन, यानी उसमें सुधार करो जो अब तक आपने लिखा है। एज ए पेनेंस, ये आपका क्या होगा, पश्चाताप होगा। ही इज आस्क्ड टू राइट ए बुक अबाउट वीमेन, वो कहती है कि वीमेन के बारे में एक बुक लिखो। हु हैव प्रूव्ड लविंग एंड फेथफुल, जो कि क्या प्रूव हो, लविंग हो और फेथफुल हो, किसकी तरह, क्रिसाइड की तरह ना हो, ठीक है। द नरेटर एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड बिगिन वर्क्स ऑन द बुक अबाउट लीजेंडरी गुड वुमेन, और फिर क्या है, जो चौसर है वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं और लीजेंडरी गुड वुमेन के ऊपर एक बुक लिखते हैं। इट रिकाउंट्स द स्टोरीज ऑफ द वुमेन फ्रॉम हिस्ट्री एंड मिथ्स, यानी हिस्ट्री और मिथ से वो वुमेन की स्टोरीज लेते हैं। लव वेयर मार्टायर्स ऑफ लव, यानी कि लव के लिए जो शहीद होने वाली औरतों के बारे में, सच एज डीडो, दिस भी, क्या है, मेडिया, क्लेओपाट्रा, हिप्सिबली, एंड्रीन, ये सब आप पढ़ लेना, फिलोमेडा, हाइपर मेंस्ट्रिया। दिस बुक इज चौसर टेक ऑन द वुमेन क्वेश्चन कंसिडर्ड टू बी एन अटैक ऑन एंटी फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिज्म के ऊपर
दिस बुक इज चौसर टेक ऑन द वुमेन क्वेश्चन, ठीक है। इस बुक के ऊपर की जो बुक है चौसर टू टेक ऑन वुमेन क्वेश्चन, वो एंड बी अटैक ऑन एंटी फेमिनिज्म, ठीक है। और इसको अटैक समझा जाता है एंटी फेमिनिज्म के का, इस बुक का, चौसर की इस बुक का एंटी फेमिनिज्म के ऊपर अटैक समझा जाता है। द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन इज चौसर अनफिनिश्ड वर्क, भाई ये भी इनका अनफिनिश्ड वर्क था, ठीक है। द कैंटरबरी टेल्स, चौसर मोस्ट अक्लेम्ड वर्क द कैंटरबरी टेल इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स, ठीक है भाई। इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं ऑन देयर वे टू द सीन ऑफ मार्टायर सेंट थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी। अब क्या है, जो इसके अंदर 29 पिलग्रिम्स यानी 29 जो पिलग्रिम हैं, तीर्थयात्री हैं, वो अपने जो मार्टायर जो शहीद सेंट थॉमस बैकेट हैं कैंटरबरी है, उसकी श्रीन के ऊपर यानी कि उसके मंदिर में जा रहे हैं। ऑल दी पिलग्रिम्स गैदर एट टबार्डिन, टबार्डिन में सारे इकट्ठे होते हैं। साउथ वार्क इन प्रिपरेशन फॉर देयर पिलग्रिमेज, ठीक है। टबार्डिन साउथ मार्क इन प्रिपरेशन ऑफ पिलग्रिम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। हैरी बैली क्या है, इसके अंदर होस्ट है। हैरी बैली इसमें क्या है, होस्ट है। सजेस्ट ए स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, वो जो कंटेस्ट है यानी कि जो प्रतियोगिता है स्टोरी टेलिंग की, वो उसके बारे में सजेस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू विच द पिलग्रिम विच द बेस्ट स्टोरी वुड बी अवॉर्डेड एंड एलिगेंट डिनर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, वो बताता है कि जो भी पिलग्रिम जो भी कहानी अच्छी सी कहानी सुनाएगा उसको क्या दिया जाएगा, डिनर ऑफर किया जाएगा अंत में। द होस्ट हिमसेल्फ बिकम्स द जज ऑफ द कंटेस्ट, और जो होस्ट है हैरी बैली वो क्या बन जाता है, कंटेस्ट का, इस प्रतियोगिता का जज बन जाता है। चौसर ओरिजिनली प्लान दैट ईच करेक्टर शुड नरेट 4 टेल्स, चौसर ने ये ओरिजिनल प्लान किया है कि हर करेक्टर क्या सुनाएगा, 4 कहानियाँ सुनाएगा। बट आउट ऑफ द ओरिजिनल 120 ओनली 24 टेल्स गोट रिटन, लेकिन सिर्फ 120 में तो सिर्फ 24 कहानियाँ ही लिखी गई। द बुक ऑल्सो कंटेन ए जनरल प्रोलॉग, उसके अंदर एक जनरल प्रोलॉग भी है, विच प्रोवाइड द करेक्टराइजेशन ऑफ द पिलग्रिम, जो पिलग्रिम्स की करेक्टराइजेशन के बारे में बताता है। द पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो पिलग्रिम्स है वो हर सेक्शन से, हर सोसाइटी, हर सेक्शन से आते हैं। फ्रॉम जेंट्री यानी कि अच्छी जेंट्री से लेकर हम्बल जो क्राफ्टमैन यानी जो काम कार्य करते हैं क्राफ्टमैन का, वो भी आते हैं। द ओनली, और इसमें एब्सेंटीज कौन रहता है, जो लेबर पुअर लोग हैं, जो पैसों अफोर्ड करने, जो पिलग्रिम्स यानी यात्रा का, इस तरह की यात्रा में जो पैसे खर्च नहीं कर सकते। दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल फ्रॉम द वेरियस क्लासेस, यानी कि रिस्पेक्टेबल पीपल हैं अलग अलग क्लासेस से। नाइट जैसे नाइट, द पर्सन, द ह्यूमन, बट द हिम्फेजेस फॉल, लेकिन जो जोर डाला जाता है वो किन कैरेक्टर के ऊपर डाला जाता है, हु आर पैटनियस सर्कुलवियस, यानी जो दिखावटी हैं, जो मैंडेशियस हैं, जो लालची हैं, जो लंपट हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऊपर इसमें क्या डाला जाता है, इम्पेजेस, दबाव डाल, यानी सॉरी मतलब ऐसे लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है। तो भाई ये था कैंटरबरी टेल्स और उसके कम्प्लीटली वर्क जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसमें कोई आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं करवा पाई या जो भी मेरी मिस्टेक रह गई तो उसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।